हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 12th ऑफ मई के करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। डेली बेसिस पर आप इनको कवर करते रहिएगा। डेली बेसिस पे ये आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, हर तरह के छात्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए उत्तराखंड के अंदर फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोअर पीसीएस मेंस की और एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इन करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th ऑफ मई के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से कि वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। तो साइक्लोन आसानी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल से नहीं टकराएगा। तो जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, मई के महीना है और मानसून के आने से पहले कई बार देखा जाता है कि अरेबियन सी और और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अरेबियन सी। तो अरब सागर में कम साइक्लोन आते हैं, लेकिन पिछले समय में देखा गया है, पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि अरेबियन सी में, अरब सागर में आने वाले साइक्लोन्स की संख्या भी बढ़ी है। तो साइक्लोन आसानी जो है मे ब्रीफली अंडर आंध्र प्रदेश बट टर्न अवे इनटू द सी बिफोर पीटरिंग आउट। तो खत्म होने से पहले सी में चला जाएगा, आईएमडी का कहना है। और आंध्र प्रदेश से टकराने की और उड़ीसा से टकराने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इन दोनों राज्यों को अलर्ट पर कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल जो है वो उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल पे साइक्लोन आसानी का असर नहीं रहेगा। नेक्स्ट GS2 की न्यूज़ अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी के ऊपर न्यूज़ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको समझते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 80 ऑफ द 100 प्लान्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, देखिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC की बात की जा रही है। तो ये 80 सेटअप किए जाएंगे। 100 ICCC जो हमें सेटअप करने हैं 100 स्मार्ट सिटीज़ में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है 100 स्मार्ट सिटीज़ का बनाने का, उसको 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 80 जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर हैं और उनका जो इंटीग्रल कंपोनेंट है, ये एक अपने आप में एक इंटीग्रल कंपोनेंट है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का। इसके तहत एक डैशबोर्ड तैयार होगा जिससे हम ये देख सकते हैं कि सारी जो शहर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो वो 80 इसको सेटअप किया जाएगा, वाइल द रिमेनिंग 20 80 सेटअप किए जा चुके हैं, जबकि जो 20 बचे हुए हैं वो 15 अगस्त तक सेटअप हो जाएंगे। तो दीज ICCCs आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, तो सभी स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। और जो डेवलपिंग करना स्टार्ट हुआ स्मार्ट सिटीज़ में, जैसे कि तमिलनाडु में, यूपी में, MP में, गुजरात में, और वो ये 4 राज्य जो हैं ये ICCCs सेटअप करने में आगे हैं। आप मुझे उत्तराखंड से बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन सा शहर ऐसा है जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आता है और स्मार्ट सिटी के तर्ज पे उसको डेवलप किए जाने की बात की जा रही है। व्हाट इज़ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड व्हाट मेक्स अ सिटी स्मार्ट। तो बात ये आती है कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है और क्या चीज़ें किसी शहर को स्मार्ट बनाती हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन का एम था कि हम 100 शहरों को इस तरह से डेवलप करें विच व शॉर्ट लिस्टेड, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और वो सेल्फ सस्टेनेबल अर्बन सेटलमेंट हो, यानी कि वो खुद का सस्टेन कर सकें, खुद को सेल्फ सस्टेनेबल हो, यानी कि आत्मनिर्भर शहर हो। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन 25 जून 2015 25 जून को इसको लॉन्च किया गया था एंड वॉज प्रोजेक्टेड एज वन एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो भारत में जो शहरी विकास है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको भारत में लॉन्च किया गया था। इसके जो स्ट्रेटेजी कंपोनेंट्स हैं उसमें एक तो आता है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, की एरिया के ऊपर बेस्ड डेवलपमेंट होगा, कि उस एरिया को डेवलप किया जाएगा। जैसे कि सिटी का इंप्रूवमेंट किया जाएगा, रेट्रोफिट किया जाएगा, सिटी रिन्यूअल होगा यानी कि रीडेवलपमेंट होगा, और सिटी का एक्सटेंशन भी किया जाएगा, यानी सिटी अगर छोटा है तो उसको एक्सपेंड भी किया जाएगा। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट भी वहाँ पे होगा। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है गाइज कि जहाँ पे ऑलरेडी जो फील्ड है वो ग्रीन है, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो पहले आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, जब आप पेड़ पौधे काट देंगे तो उससे क्या होगा, ग्राउंड ब्राउन हो जाएगा, फिर उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड, और उसके बाद फिर वहाँ पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। प्लस अ पैन सिटी इनिशिएटिव इन विच स्मार्ट सॉल्यूशंस आर अप्लाइड, फिर एक पैन सिटी सोल्यूशन होगा जिसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस अप्लाई किए जाएंगे। की फोकस एरियाज जो हैं स्कीम के वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉकवेज की फोकस एरिया ये है कि वहाँ पे पैदल चलने के लिए वॉकवे बनाया जाएगा। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो क्रॉस कर सके चीज़ों को, साइकिल के ट्रैक्स बनाए जाएंगे। एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा और अपना में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट और असेसमेंट होगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए वहाँ का जो ट्रैफिक है उसको भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। द स्कीम ऑल्सो एसेस वेरियस इंडिसेस, अलग अलग इंडिसेस पे भी बात की जाएगी कि वो शहर
इन अलग अलग इंडिसेस में कहाँ पे खरा उतरता है। एक तो आएगा ट्रैक अर्बन डेवलपमेंट, जैसे कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि उस शहर में जो ईज़ ऑफ लिविंग है वो कैसी है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसकी जो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। सिटी का जीडीपी फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि सिटी जो है उस देश की, कोई भी सिटी है 100 स्मार्ट सिटीज़ में से जो सिटी है वो सिटी भारत देश के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये जो ICCCs हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं टू एनेबल अथॉरिटीज़ टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ वेरियस अम्यूनिटीज़ इन रियल टाइम, कि रियल टाइम में अम्यूनिटीज़ को एसेस करने के लिए ICCC बनाए जा रहे हैं। इनिशियली इनका एम हुआ करता था कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में पानी को और पावर की सप्लाई को, सैनिटेशन यानी साफ सफाई को, ट्रैफिक मूवमेंट को, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट को, सिटी कनेक्टिविटी को और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये जो ICCCs है इनको CCTNS से भी लिंक कर दिया जा रहा है, यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स। यानी कि अगर इससे भी हम लिंक कर देंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सभी जगहों पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं और उनकी जितनी भी हिस्ट्री है और जो अलग अलग क्राइम्स हो रहे हैं उसका भी डेटाबेस, एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे कि पूरे भारत में हर पर्सन के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को पता हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। ICCC एक नोडल पॉइंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल ऑनलाइन डेटा है। ये ICCC की वजह से जितना भी ऑनलाइन डेटा है सब मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी किसी भी शहर की, किसी भी स्मार्ट सिटी की। जैसे कि वहाँ पे जो LED स्ट्रीट लाइटिंग है, CCTV सर्विलांस कैमरेज हैं वहाँ पे जो लगते हैं, एयर क्वालिटी के सेंसर हैं, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, वाईफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की सप्लाई है, तो GIS है, E-हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं सब ICCC के अंदर पता चलती रहेंगी डैशबोर्ड के थ्रू। तो करंट स्टेटस देखें अगर हम स्मार्ट सिटीज़ का, तो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2015 में, उसमें फॉर द फर्स्ट लॉट ऑफ 20 स्मार्ट सिटीज़ आउट ऑफ 100 सिलेक्टेड, तो 2021 तक माना गया था कि 2021 तक 20 स्मार्ट सिटी बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट जो था वो 2015 में तो अनाउंस हो गया था, लेकिन इस कौन से शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा इसे चूज़ करने में ही 2018 लग गया। तो 2016 से लेकर 2018 तक इन 3 सालों के बीच में, 2 से 3 सालों के बीच में स्मार्ट सिटीज़ किस किस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा उनको सिलेक्ट किया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग जो टाइमलाइन था उसको एक्सटेंड करके 2023 कर दिया गया, क्योंकि पैंडमिक की वजह से जो देरी हुई है इस वजह से जो पहले 2021 डेट लाइन रखी गई थी अब इसको एंड लाइन को 2023 कर दिया गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है IRAD का। तो जो IRAD क्या है, ये अपना में एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे भारत में उन सब का डेटा एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्लेम करने में और एक्सीडेंट के ऊपर रिसर्च करने में लोगों को ईजी हो। तो जो धर्मपाल हैं ये UT के एडवाइज़र हैं, यानी यूनियन टेरिटरी एडवाइज़र हैं टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। तो जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है उनके एडवाइज़र है धर्मपाल, उन्होंने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट इन चंडीगढ़। तो IRAD जो है ये अपने आप में एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनको हेड करते हैं नितिन गडकरी जी, वो उनके द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है विद एन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इन द कंट्री, कि रोड सेफ्टी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए देश के अंदर, उसके लिए काम किया जा रहा है। द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज़ टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट डेटाबेस, कि सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकृत एक एक्सीडेंट डेटाबेस दिया किया जाएगा टू होस्ट एंड एक्सेस ऑल एक्सीडेंट रिलेटेड डेटा बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑब्लिक स्टेक होल्डर्स। तो जितना भी एक्सीडेंट रिलेटेड डेटा है वो सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, स्टेक होल्डर्स के द्वारा एक जगह एकीकृत कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो IRAD अपने आप में एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जो एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, जिससे कि सारी डिटेल्स एक्सीडेंट की, जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सभी डिटेल्स एक ही ऐप में आ जाए। तो डिटेल्स क्या हैं, डिटेल्स क्या क्या आ सकती हैं। एक तो कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी कि रोड एक्सीडेंट के कारण क्या हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, उस रोड इंजीनियरिंग में कोई डिफ़ॉल्ट है कि अगर रोड इंजीनियरिंग में यानी जो सड़क बनी हुई है अगर उसमें कोई कमी है तो उसको कमी को दूर किया जाएगा। नेग्लिजेंसीज ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, कि मान लेते कोई पर्टिकुलर पर्सन की वजह से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, यानी कि वो कुछ नेग्लिजेंसी कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। एक्सीडेंट का पैटर्न क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है कि हम उस एक्सीडेंट्स को कम से कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए IRAD अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। IRAD पहले 2019 में प्रपोज किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। विद IRAD कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो जब ऑन स्पॉट जाता है, एक्सीडेंट की स्पॉट पर जाएगा, तो वो सभी डिटेल्स को ऐप पे फिल कर सकता है। एंटर ऑल डिटेल्स इन द ऐप, जैसे कि डे क्या है, एक्सीडेंट का टाइमिंग क्या है, कॉलिजन किस तरह से हुआ है, फिर वहाँ पे वो फेटल था क्या, यानी कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है क्या उसमें, या नॉन फेटल है, सिर्फ लोग घायल हुए हैं, किसी की डेथ नहीं हुई है। वेदर कंडीशन कैसी रही, मौसम कैसा रहा उस टाइम पे जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ, क्या बहुत ज़्यादा कोहरा था क्या, या कैसी प्रॉब्लम, कैसी कंडीशंस थी मौसम की, इन सब चीज़ों को डालने के लिए ऐप तैयार की गई है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया।
तो भारत में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर एक स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने शो किया है जो भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40% तक आ गया है। पहले ये 47% हुआ करता था 2016 में। तो दिस सजेस्ट नॉट ओनली दैट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, जो 15 साल से ऊपर के लोग होते हैं, इज डिसाइडिंग टू सिट आउट ऑफ द जॉब मार्केट, बट ऑल्सो दैट दिस प्रपोर्शन ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। तो ये सजेस्ट करता है कि आधे से ज़्यादा लोग जो वर्किंग एज के हैं, 15 साल से ऊपर के लोग हैं जो भारत में काम कर सकते हैं, वो जॉब मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं। ये तो दिखाता है, साथ साथ ये भी दिखाता है कि ज़्यादा लोग इस चीज़ में हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो बात क्या आती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। CMI के अकॉर्डिंग लेबर फोर्स वो पर्सन होते हैं जो 15 साल से या तो 15 साल के हों या उससे ऊपर के हों, और दो तरह की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। पहले तो वो लोग होते हैं लेबर फोर्स में जो एम्प्लॉयड हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं और आर विलिंग टू वर्क एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब, कि वो जॉब ढूंढ रहे हैं और काम करना चाहते हैं और वो हाल फिलहाल अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं जो लेबर फोर्स को बनाते हैं मिलकर। LFPR एसेंशियली इज़ द परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज। अब LFPR जो है अपने आप में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन का एक परसेंटेज है जो डिमांड कर रहा है जॉब के लिए, विच इज़ आस्किंग फॉर अ जॉब। इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर जॉब्स इन एन इकोनॉमी। तो LFPR के वजह से डिमांड कैसी है मार्केट में जॉब की, ये वो रिप्रेजेंट करती है। ये वो उन लोगों को इंक्लूड करती है जो एम्प्लॉयड हैं एज वेल एज उनको भी जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। और जो न्यूज़ में आता रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना बढ़ गया है, तो अपने आप में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है कि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं कि जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं लेबर फोर्स के अंदर से, जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उन्हीं को हम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो हम यहीं से निकालते हैं। तो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो LFPR है वो करीब 60% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि 60 हर 100 में से 60 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में ये घटता जा रहा है, भारत में 40% पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि भारत में से सिर्फ 40 लोग काम देख रहे हैं, बाकी लोग काम देख ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेडिशन लॉ था, जो सेक्शन 124A है ऑफ IPC, उसको होल्ड पे रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना ये है सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो भी नए केसेस होंगे आप सेडिशन लॉ के अंदर उनको दर्ज नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स को अंडर सेक्शन 124, अलाउ सेंटर टू रिकन्सिडर द लॉ। ये भी आर्ग्यू किया गया कोर्ट के द्वारा कि अभी तक 13,000 से ज़्यादा लोग जेल के अंदर हैं इस सेडिशन लॉ के अंदर, यानी कि राजद्रोह के अंदर। तो अभी इस कानून को जो सेक्शन 124A है इसको होल्ड पर रख दिया गया। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है ये कहने पर कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि किसी को पार्डन करने की, यानी कि क्षमादान करने की जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, किसी गवर्नर के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर ऐसा है तो क्या आर्टिकल 161 के तहत जब से संविधान बना 1950 से लेके और अभी तक 2022 तक, तो गवर्नर्स ने जितनी भी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल किया है, क्या वो सब बेकार थी? तो इस तरह से करके सुप्रीम कोर्ट ने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे जिन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में, उनको फटकार लगाई है। तो उनका कहना यह है कि इट रिजर्व्स ऑर्डर इन द पिरारी विलन केस। तो जो पिरारी विलन केस है, AG पिरारी विलन वो पर्सन थे जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन में राजीव गांधी की को मारने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे और ये करीब करीब 30 साल हो गए हैं इनको जेल में रहते हुए। तो ए क्लेम बाय द सेंटर दैट द प्रेसिडेंट एंड नॉट द तमिलनाडु गवर्नर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन द प्ली फॉर पार्डन बाय द राजीव गांधी असैसिनेशन कन्विक्ट AG पिरारी विलन। तो अब सेंटर का कहना ये था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, ना कि तमिलनाडु के गवर्नर के पास। एक्सक्लूसिव पावर जो है उसे प्रेसिडेंट के पास है। जो राजीव गांधी का जो असैसिन है AG पिरारी विलन, जो कन्विक्ट है यानी जिसको अरेस्ट किया गया था, कि वो उसके ऊपर उसको पार्डनिंग पावर के तहत उसको मर्सी प्ली देनी चाहिए या उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 161 वो आर्टिकल है जिससे कि गवर्नर को पावर मिलती है कि आप पार्डनिंग पावर उनके पास है, यानी कि वो पार्डन कर सकते हैं। ये पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को देता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि प्रेसिडेंट को जो पार्डनिंग पावर है वो किसके तहत मिलती है, आर्टिकल 72 के तहत मिलती है या आर्टिकल 73 के तहत मिलती है। किस आर्टिकल से प्रेसिडेंट को पावर मिलती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है दिल्ली से। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आजकल बहुत ज़्यादा जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको हटाने के लिए काम कर रहा है, डिमोलिशन ड्राइव चला रहा है। तो जो भी इंक्रोचमेंट है
उनको हटाने की बात की जा रही है। तो अब एनक्रोचमेंट के दौरान साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स ने एक पेड़ को भी गिरा दिया था। तो लोगों का कहना यह है कि क्या पेड़ भी एनक्रोचमेंट के अंदर आते हैं क्या? तो इसके ऊपर एसडीएमसी का कहना यह है कि एसडीएमसी टर्म्स इट्स अपरूटिंग अनइंटेंशनल प्रोमिसेस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो एसडीएमसी का यानी कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कहना यह है कि वो जो पेड़ काटा गया या जो वो पेड़ उखाड़ा गया वो गलती से उखाड़ा गया, अनइंटेंशनल था, जानबूझ के नहीं किया गया, और एसडीएमसी जो है उसके लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करेगी, यानी कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है यानी कहीं पर और पेड़ उगा देगी। गाइज ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि क्या पेड़ जो कहीं पे सड़क पे लगा होता है या सड़क के फुटपाथ पे लगा होता है, क्या वो अपने आप में एक जो इंक्रोचमेंट है उसका पार्ट होता है या नहीं होता है। द अप्रोर ओवर द अपरूटिंग ऑफ अ ट्री, तो गाइस जो अप्रोर हुआ है वो अपरूटिंग पे हुआ एक ट्री का फ्रॉम अ फुटपाथ एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल। तो एक फुटपाथ पे एक पेड़ था, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको भी हटा दिया, ये कहते हुए कि ये हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। तो सिविक बॉडी ने डिसमिस किया है कि पेड़ अपने आप में एनक्रोचमेंट नहीं है, एज ऑन द डे ऑफ द ड्राइव टर्मिंग इट्स एक्शन इन अनइंटेंशनल, कि वो अनइंटेंशनल था यानी हमने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया, ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है। वन कैन नॉट रिमूव अ ट्री विदाउट द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उनका कहना यह है कि कोई भी पर्सन, कोई भी म्यूनसिपल अथॉरिटी अपने आप किसी पेड़ को नहीं हटा सकती अनटिल अनलेस वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले। तो एनक्रोचमेंट्स आर थिंग्स दैट आर मैन मेड। तो उनका कहना यह है कि एनक्रोचमेंट्स वो चीज़ें हैं जो मैन मेड होती हैं। ट्री अपना आप में एक नेचुरल चीज़ है तो वो एनक्रोचमेंट के अंदर नहीं आता। अगर किसी ट्री को हटाना होगा तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली जाएगी। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है सबसे पहले कि इंडियंस जो हैं अब यूपीआई के थ्रू, जो कि एक इंडियन इनोवेशन 2016 में इनोवेट किया गया था, उसके थ्रू यूएई में पेमेंट कर सकते हैं। तो टूरिस्ट और माइग्रेंट्स जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाते हैं यानी कि खासकर दुबई जाते हैं, तो वे लोग इंडियन, अगर जिनका इंडियन बैंक अकाउंट है यानी भारत में किसी भी बैंक में उनका अकाउंट है, तो वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं शॉप्स पे, रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स पे या दूसरे मर्चेंट्स के तहत। कहाँ पर? यूएई में। तो थैंक्स टू द पार्टनरशिप बिटवीन द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसने यूपीआई बनाया, और मैशरिक्स बैंक्स नियोपे। क्या ये पूरे यूएई में कहीं पे भी चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं चलेगा। जो नियोपे बैंक है, जहाँ से NPCI ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, तो जहाँ जहाँ पे भी नियोपे एक्सेप्ट होता होगा वहाँ वहाँ आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इन्वायरमेंट से न्यूज़ आ रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि जो वहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक तो हिमायत सागर लेक और एक ओस्मान सागर लेक, वहाँ पे पहले एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया करता था, काफ़ी साल पहले 1996 के आसपास एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था जिसके तहत वहाँ पे कुछ भी आप बना नहीं सकते थे, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब प्रेजेंट जो तेलंगाना सरकार है उसने वो परमिशन हटा दी है, या वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसको हटा दिया है, और उनका कहना ये है कि वहाँ पे आप इस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं और एक्टिविस्ट जो हैं यानी कि पर्यावरणविद जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, आर क्रिटिसाइजिंग द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर विड्रॉइंग एन ओवर 25-year-old गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोटेक्टिंग द हिस्टोरिक ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर रिजर्वायर्स इन हैदराबाद। तो जो ओस्मान सागर और हिमायत सागर जो रिजर्वायर्स हैं हैदराबाद के, जो पिछले 25 सालों से जियो के वजह से, गवर्नमेंट ऑर्डर के वजह से सुरक्षित थे और वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट का ये क्रिटिसाइज़ करना है तेलंगाना गवर्नमेंट को कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट ऑर्डर को रिमूव कर दिया है और ये डिस्ट्रॉय कर देगा फ्रेजाइल सराउंडिंग इकोसिस्टम को। तो 8 मार्च 1996 को जिस टाइम पे आंध्र प्रदेश हुआ करता था, यानी कि क्योंकि जो तेलंगाना वाला पार्ट है वो 2014 में कार्व आउट हुआ है, 1996 में वो आंध्र प्रदेश सरकार के अंदर ही आया करता था। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर 111 निकाला था जो कि प्रोहिबिट करता था डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का ओस्मान सागर और हिमायत सागर लेक के कैचमेंट एरिया में अप टू 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर के रेडियस तक वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। द जियो प्रोहिबिटेड द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉलोनीज, होटल्स विच कॉज पोल्यूशन। तो जियो प्रोहिबिट करता था कि वहाँ पे आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, रेसिडेंशियल कॉलोनी सेटअप नहीं कर सकते, होटल सेटअप नहीं कर सकते जो वहाँ पे पॉल्यूशन करेगा। जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 84 गाँव में फैला है वहाँ पे और 1.30 लाख एकड़ में फैला हुआ है। एम जो थी रेस्ट्रिक्शंस की वो ये थी कि वॉज टू प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरिया, की एम ये था कि उस कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड टू कीप द रिजर्वायर्स पोल्यूशन फ्री, और जो रिजर्वायर है उसको पोल्यूशन फ्री रखा जा सके। द लेक्स हैड बीन सप्लाइंग वाटर टू हैदराबाद। अब ये जो लेक्स थे ओस्मान सागर लेक और हिमायत सागर लेक, इन्होंने करीब 70 सालों तक हैदराबाद को पानी पहुंचाया है, लेकिन अब इन लेक्स ने पानी पहुंचाना बंद कर दिया है। इन लेक्स के थ्रू पानी नहीं आता है हैदराबाद सिटी में।
तो रिजर्वायर्स जो बनाए गए थे वो डैम बना के बनाए गए थे जब मूसी रिवर पे, जिसको मूसा रिवर या मचखंड रिवर भी कहते हैं, तो उस रिवर पे रिजर्वायर बना के डैम बनाकर उस पर रिजर्वायर बनाया गया था ये, जो कि अपने आप में एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। तो जो मूसा नदी है जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, वो अपने आप में एक मेजर ट्रिब्यूटरी है इसकी, कृष्णा रिवर की। और जो प्रपोजल था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार फ्लड आए थे जिस टाइम पे 6th निज़ाम काम कर रहे थे हैदराबाद में, महबूब अली खान। तो उस टाइम पे बहुत भयानक वहाँ पे फ्लड्स आए थे। तो उससे बचने के लिए आगे, जिससे कि ये चीज़ रिपीट ना हो, 1908 में जब 15,000 लोगों को मार दिया गया इस फ्लड के थ्रू, तो इसके बाद उन्होंने वहाँ पे डैम बनाने की बात करी कि जिससे कि डैम बनाकर लेक्स बना दिए जाएँ, जिससे कि पानी जो है वो कंट्रोल्ड वे में बाहर आए। फिर आता है कि पैक्सलोविड क्या है, जो कि WHO स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है कि फॉर हाई रिस्क जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो इसको लें। तो पैक्सलोविड अपने आप में एक निर्माट्रेलिविर टैबलेट्स हैं और रिटोनाविर टैबलेट्स हैं, जो कि ओरल यूज़ के लिए हैं, यानी कि आप जो है उसको गोली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है पिछले साल दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा। फाइज़र के द्वारा बनाई गई है ड्रग पैक्सलोविड, और स्ट्रांगली रिकमेंड की गई है उन पेशेंट्स के लिए जिनको नॉन सीवियर कोविड-19 है और हाईएस्ट रिस्क पे है डेवलपिंग सीवियर डिजीज़, कि सीवियर डिजीज़ डेवलप करने के हाईएस्ट रिस्क पे हैं, उनको इसको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि पैक्सलोविड क्या है। पैक्सलोविड अपने आप में फाइज़र के द्वारा बनाई गई कोविड-19 की एक दवाई है। अवार्ड फॉर मेकिंग ड्रग टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, तो लिली वर्मा जो हैं, जो फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर हैं लाइफ केयर इनोवेशंस की, उनको फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाई बनाने के लिए अवार्ड मिला है। तो उनको 2022 का नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योर के तहत। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को मनाया जाता है, उस दिन उनको अवार्ड मिला है, यानी कल। इट इंक्लूड्स अ ट्रॉफी एंड अ प्राइज ऑफ ₹3 लाख। तो उसमें एक ट्रॉफी मिलती है, 3 लाख का प्राइज़ मिलता है। ये जो अवार्ड है इज़ इन रिकॉग्निशन ऑफ इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ लिपोसोमल एम्फोटेरिक्सिन बी इंसलाइन। तो ये दवाई बनाई गई है फंगिसोम के नाम से, लिपोसोमल एम्फोटेरिक बी इंसलाइन। तो ये जो दवाई है ये फंगल इन्फेक्शंस के लिए बनाई गई है। और लास्ट में फैक्ट्स फॉर प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे देखा गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कुछ बारिश हुई है या आगे हो सकती है। तो कहना ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो स्टॉर्म्स हैं जो कैस्पियन सागर में या मेडिटेरियन सागर में, मेडिटेरियन सी में से निकलते हैं, जो अपने आप में नॉन मानसूनल रेंज, यानी कि मानसून की रेंज तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो इंडियन ओशन की वजह से आती है, बाकी जो कैस्पियन सागर और मेडिटेरियन सागर की वजह से जो भारत में बारिश होती है उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये है 12 मई के करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप पढ़ते रहिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जिस भी तरह से हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।